शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए, बहुत बढ़िया। ये शाम मस्तानी। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ऐसा सुनने में आता है, हम तो मूवीज़ वूवीज़ में ही देखते हैं ज़्यादा करके कि पुलिस जो है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी करती है। गाज़ियाबाद में प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हमारे यहाँ तकरीबन रोज़ ही आते हैं अच्छा। और काफ़ी संख्या में आते हैं। जी। और उसमें कई मामले ऐसे भी होते हैं कि किसी ने कोई ज़मीन प्रॉमिस की, उसके बदले कुछ बयाना ले लिया। अच्छा सर, ये पुलिस कैसे डिफरेंशिएट करती है कि नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्रिमिनल है या सिविल है? और उसमें मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि नॉर्मली बहुत ऐसे भी लोग हैं जो एक सिविल नेचर को क्रिमिनल कलर दे करके हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास बड़ा काम है, आप पिरामिड के टॉप पे बैठे हुए हैं। अब जो नीचे वाले हैं वो इतनी जानकारी है होती है कि नहीं होती? अब सर वो कैसे पता चला आम आदमी को मना कर दे कि नहीं भाई ये तो हमारे मैटर ही नहीं है? पुलिस की ट्रेनिंग बहुत ही लंबी और इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग होती है। ओके। और जो कानूनी पढ़ाई है जी। वो सबको एक साथ एक ही तरह से पढ़ाई जाती है। नमस्कार दोस्तों। आदमी जन्म लेता है और नाम तो उसे मिल जाता है, बट पहचान पाने के लिए उसे ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। मगर उसी बीच में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो जल्दी पहचान भी बना लेते हैं अपनी मेहनत के दम पे, और दुनिया को भी अपनी रोशनी से जगमगा देते हैं और उनको गाइड करते हैं, उनके गाइडिंग टॉर्च बनते हैं लोगों के लिए। तो आज ऐसे ही यूपी पुलिस के होनहार और बहुत ही मेहनती पुलिस ऑफिसर मिस्टर आलोक प्रियदर्शी जी हमारे साथ हैं। जस्ट टू गिव यू इंसाइट कि भाई प्रॉपर्टी मैटर्स में पुलिस की लिमिटेशंस क्या हैं और पुलिस कहाँ तक आपको हेल्प कर सकती है, कहाँ तक नहीं कर सकते, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। तो वैसी भी कुछ बातें होंगी और हो सकता है कि सर के साथ बात करते करते हम कुछ और भी नई चीज़ें निकालें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो। और सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी या कुछ ऐसा कोई वाक़या था जिसने आपको प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया पुलिस में आने के लिए? आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मैं बहुत कोई कंफर्म आंसर तो नहीं दे पाऊँगा, बट एक जो बहुत फेंट मेमोरी है, मुझे लगता है उसने सबलिमिनली मुझे कहीं से इंस्पायर किया होगा इस बात के लिए। वो ये है कि मैं बचपन में थोड़ा कमज़ोर सा था। आई वाज़ वेरी थिन ओके। और मसल मास बिल्कुल नहीं था, और जिसकी वजह से मुझे बड़े आराम से अपनी क्लास में मतलब मैं वीकर बच्चा समझा जाता था। कोई भी मुझे धक्का देके बुलिंग निकल कर जाता लेते थे। था। बुलिंग का तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर थे जो अपने फिजिकल प्रोवेस से धमका सकते थे आपको अच्छा। और पार कर सकते थे। तो इस बात का एहसास तो होता था कि थोड़ा ताकत होती तो। फिर कॉलेज के टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बहुत सही राह नहीं पकड़ी, और उनके साथ एक आध बार कुछ कहा सुनी हुई, जैसे स्टूडेंट्स का आपस में होता है। तो वहाँ भी मुझे अपने इस अपने फिजिकल वीकनेस का एहसास हुआ। फिर मुझे लगा कि भाई शरीर की ताकत तो एक अलग चीज़ है, अगर किसी कमज़ोर की सहायता करनी है, अगर किसी भी कमज़ोर की मदद करनी है, तो आपके पास ताकत किसी न किसी तरह की तो होनी चाहिए। बट फिजिकल पावर हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। आप एक फिजिकल पावर के साथ बहुत कितना किसी की मदद कर पाएंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस विभाग में आने का मौका मिला, जहाँ मेरे पास कानून की ताकत है और जिससे हम सैकड़ों हज़ारों लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आता है, हम तो मूवीज़ वूवीज़ में ही देखते हैं ज़्यादा करके कि पुलिस जो है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी करती है। तो कभी आपके साथ आपके फादर ने या मदर ने थर्ड डिग्री का मतलब कुछ ऐसे पिटाई विटाई हुई है सर बचपन में कि सुधारने के लिए कि भाई नहीं, नहीं, पढ़ाई नहीं करता? मैं उन लकी बच्चों में से था जहाँ हमारे घर वालों ने कभी हाथ हम पे नहीं उठाया। अच्छा। माँ से डांट वाट सुन लेते थे हम लोग, और माँ का खौफ ज़्यादा था, अच्छा। पिताजी की निगाह का खौफ ज़्यादा था। अगर अच्छा। उन्होंने नज़र थोड़ी टेढ़ी कर ली तो फिर अच्छा। तो लगता था कि धरती कांपने लगी। बहुत बढ़िया। डे टू डे लाइफ में माँ का इंटरफेरेंस होता था, उनकी डांट फटकार का डर रहता था, बट कभी फिजिकल वायलेंस हम लोग मेरे साथ नहीं हुआ। मतलब कभी नहीं हुआ। आई वुड से आई एम वेरी लकी अबाउट दिस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर, आजकल मैं अब थोड़ा सा अगर हम प्रॉपर्टी के मैटर्स को डिस्कशन करते हैं
कि आजकल सर कौन से कॉमन केसेस आ रहे हैं आपके पास, कौन सी कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लोग लेके आ रहे हैं? जैसे गाज़ियाबाद में आप अभी कमांड कर रहे हैं, तो आपके पास आते होंगे बहुत सारे इश्यूज़। गाज़ियाबाद में प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हमारे यहाँ तकरीबन रोज़ ही आते हैं अच्छा। और काफ़ी संख्या में आते हैं। जी। और उसमें कई मामले ऐसे भी होते हैं कि किसी ने कोई ज़मीन प्रॉमिस की, उसके बदले कुछ बयाना ले लिया, फिर वो ना पैसे वापस कर रहा है ना ज़मीन दे रहा है। इसके अलावा जो बिल्डर और फ्लैट ओनर्स के बहुत सारे डिस्प्यूट आते हैं कि बिल्डर ने कुछ प्रॉमिस किया, सही टाइम पे डिलीवरी नहीं दे रहा है, या उसने वो जो कंप्लीशन ही नहीं किया, जो प्रॉमिस किया था वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं की, वो फ्लैट ही कंप्लीट नहीं किया। तो इस तरह के तमाम इश्यूज़ हम लोग के पास आते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जहाँ फोर्सफुल एविक्शन के मामले आते हैं। तो ज़मीन रिलेटेड काफ़ी मामले हम लोग के पास आते हैं। तो सर ये पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं या फिर रिपोर्ट होने ज़्यादा शुरू हो गए हैं, या पहले होते थे बट रिपोर्ट नहीं होते थे पुलिस के पास? देखिए, रिपोर्टिंग का तो 100% का कॉन्सेप्ट, तो निश्चित रूप से अब रिपोर्टिंग का भी फ़र्क पड़ा है। मामले जब जनसंख्या बढ़ती है, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो प्रॉपर्टी लोग खरीदने जाते हैं, और जब भी जिसका व्यापार ज़्यादा होगा उसमें डिस्प्यूट्स भी ज़्यादा होंगे। तो दोनों ही बातें हैं, नंबर्स भी बढ़े हैं और रिपोर्टिंग भी बढ़ी है। दोनों चीज़ बढ़ी हैं। ठीक है सर। व्हाट आर द कॉमन कंप्लेंट अगेंस्ट बिल्डर्स? जितने भी डेवलपर्स हैं इनके मतलब कॉमन कंप्लेंट्स क्या हैं? कि यही कि हमारी इन्वेंट्री कंप्लीट मतलब पैसा ले लिया है और काम कंप्लीट नहीं करके दिया है, या फिर कुछ और भी हैं जो मतलब इसके अलावा कुछ? देखिए, कुछ लोगों को तो सबसे कॉमन कंप्लेंट तो यही है कि भाई एक कॉमन बायर जिसकी जेब में बहुत पैसा नहीं है, अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा करके बड़ी मुश्किल से वो एक फ्लैट खरीदने की सोचता है, और वो उसका एंड यूज़र है। मतलब उसका प्रयास ये रहता है कि खरीदने के बाद वो जहाँ भी रह रहा है वहाँ से एक बेहतर सोसाइटी में, एक बेहतर फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। लेकिन होता ये है कि कई बार वो फ्लैट उसको टाइमली कंप्लीट करके नहीं मिलता। जो प्रॉमिस्ड एरिया है वो प्रॉमिस्ड एरिया नहीं मिलता उसको। कई बार पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं होती है। और इन सम केसेस कंप्लेंट्स आर इवन डीपर देन दैट कि भाई शुरुआत से ही बिल्डर का इरादा पैसे लेके भागने का था, इंटेंशन अच्छी नहीं थी। इंटेंशन ही अच्छी नहीं थी। बट सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो वही है कि टाइमली कंप्लीशन नहीं हुआ, या जो प्रॉमिस किया गया था नक्शे पे या उनकी सेल बुक में वो डिलीवर नहीं किया गया। तो ये किस तरह से सर आती हैं आपके पास कंप्लेंट्स? ये ऑनलाइन ज़्यादा आती हैं या फिर ऑफलाइन भी? ऑनलाइन भी आती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग चूँकि ये बड़े कंप्लेंट्स होती हैं तो लोग इसको प्रेफर करते हैं किसी अधिकारी के साथ सामने बैठ करके उसको एक्सप्लेन करना और अपनी पूरी बात बताना। 1-to-1 जो इंटरेक्शन होता है इन पर्सन, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। लोगों का शायद कॉन्फिडेंस इस बात में भी ज़्यादा है कि अगर हम किसी अधिकारी से मिल करके अपनी बात बताएंगे तो ज़्यादा सुनवाई होगी और ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। और आई गेस और बिकॉज आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग इतने सारे अपराधियों से मिलते हैं, तो शायद इंटरेक्शन से आप ये भी आपको ही पता चल जाता होगा ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, ये जिसकी जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है कि नहीं है। शायद आपको कई केसेस में पता चल जाता है। करते करते आपने बिल्कुल सही कहा, आपका अनुभव आपके काम आता है। और कई बार आदमी को देख के समझ में आता है कि जो बात ये कह रहा है जी। वो बिल्कुल सही कह रहा है और इसकी बात जायज़ है। ठीक है। अच्छा सर, ये पुलिस कैसे डिफरेंशिएट करती है कि नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्रिमिनल है या सिविल है? देखिए, इसमें जो वेरियस कोर्ट्स हैं उनका मैंडेट बड़ा क्लियर है कि पुलिस का रोल सिविल नेचर के मैटर में या रेवेन्यू मैटर्स में नहीं होना चाहिए। ओनली व्हेन देयर इज़ अ क्रिमिनल एंगल पुलिस को स्टेप इन करना चाहिए। तो जब भी हमारे पास कोई शिकायत आती है, हम पहली चीज़ यही देखते हैं कि उसमें क्रिमिनलिटी का एलिमेंट क्या है। क्या उसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एलिमेंट है, क्या उसमें किसी फोर्जरी का एलिमेंट है, या किसी भी तरह के फ्रॉड का एलिमेंट है, या किसी तरह के फोर्सफुल इंटिमिडेशन का एलिमेंट। जो भी इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। और उसमें मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि नॉर्मली बहुत ऐसे भी लोग हैं जो एक सिविल नेचर को क्रिमिनल कलर दे करके हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। मैटर उनका सिविल है, आपसी लेन देन का मसला है, आपने किसी पे भरोसा करके या किसी बिजनेस पॉलिसी के तहत आपने किसी को पैसा दिया। कई केसेस में ऐसा होता है कि वो बिज़नेस चला नहीं, या जिसने भी प्रॉमिस किया था वो उसको डिलीवर नहीं कर पाया, ऐसा डूब गया। फिर आप क्लेम करते हैं कि साहब उसने तो हमारे साथ धोखा किया। तो इट इज़ अ वेरी थिन लाइन, इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या ये मैटर सिविल नेचर का है या उसमें एक्चुअली देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। मेन सिरा एक वर्ड है
हमारी CRBNSS में जिसको आप क्या कह क्या सकते हैं, सर कौन? मेंसरिया। ओके। इसको बोलते हैं कि आपका ओरिजिनल इंटेंट क्या है। क्राइम की जड़ में, अगर किसी भी एक्ट की जड़ में अगर वो एलिमेंट शुरुआत से ही क्रिमिनलिटी का है, किसी को बेवकूफ़ बनाने का है, किसी के साथ दगाबाजी का है या किसी को हार्म करने का है, तो वो इंटेंट ही सबसे पहले देखा जाना चाहिए। तो हम लोग भी उसमें ये देखते हैं कि अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें किसी के साथ कोई घाटा नुकसान हो गया है और वो हमारे पास शिकायत लेके आया है, या किसी की कोई ट्रांजैक्शनल डील है, या किसी भी तरह का कोई सौदा आपस में हुआ है और उसमें क्रिमिनल इंटेंट कुछ बन रहा है, तो फिर हम उसको टेकअप करते हैं। टेकअप करते हैं। बट सर एक चीज़ बताइए, मैं जस्ट एक इसके लिए अपनी जानकारी के लिए भी जानना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो पॉइंट है एक आम इंसान के लिए, वो है पुलिस चौकी या फिर एक पुलिस स्टेशन। जी। तो क्या मोस्टली ऑफिसर इस बात को जानते हैं? जैसे आपने तो बड़ी सरलता से बहुत सिंपली वे में बताया कि उसका इंटेंट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या सारे ही ऑफिसर इतने काबिल होते हैं? क्या पता कोई नहीं पकड़ पाए, कोई SI, कोई SHO, इस मतलब देखो सर, आपके पास भी टाइम लिमिटेशंस हैं, आपके पास बड़ा काम है, आप पिरामिड के टॉप पे बैठे हुए हैं। अब जो नीचे वाले हैं वो इतनी जानकारी होती है कि नहीं होती? अब सर वो कैसे पता चला आम आदमी को मना कर दे कि नहीं भाई ये तो हमारे मैटर ही नहीं है, या फिर सामने वाले का इंटेंशन बहुत था ही कि इसको तो बेवकूफ़ बनाना है और इसके साथ धोखाधड़ी करनी है, वो कैसे पकड़ पाएगा उसको? देखिए, मैं आपको बताऊं, पुलिस की ट्रेनिंग बहुत ही लंबी और इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग होती है। ओके। और जो कानूनी पढ़ाई है जी। वो सबको एक साथ एक ही तरह से पढ़ाई जाती है, अच्छा। और ये एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ पुलिसमैन इरेस्पेक्टिव ऑफ द रैंक कि वो कानून की भाषा को समझेगा और कानूनी दांवपेच को समझेगा और कानून को समझेगा। तो इसके बाद बहुत कम स्कोप होता है कि आप ये ना समझ पाएँ कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि भाई आप समझें। और फिर भी मान लीजिए कि किसी वजह से आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो सुपरवाइजरी ऑफिसर आपके साथ खड़े हैं, आप किसी भी मैटर को अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास रेफ़र कर सकते हैं, या आपकी सहायता के लिए तमाम कानूनी विशेषज्ञ आपके आसपास रहते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, कुछ पुलिस अफसर्स का इंटेंशन ही अगर ऐसा हो कि हमें मर्डर करना है, सिविल नेचर वाले मैटर को क्रिमिनल मैटर बना करके और उसमें अपना कोई पर्सनल गेन लेना है, तो फिर वो बात अलग है। फिर वो एक डिपार्टमेंटल डिसिप्लिन का एक्शन बन जाता है। तो उसमें सर लेती है डिपार्टमेंट में, ख्याल से डिसिप्लिन लेते हैं, जैसे सर लाइन हाजिर करना और ये सब करना शायद जैसे ही समझ में आता है कि सामने वाले ने अपनी ड्यूटी से विरत होकर के कोई काम किया है इन हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट, डिपार्टमेंट कम्स इनटू एक्शन और उसमें तमाम डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। सर एक क्वेश्चन और है कि अगर किसी बायर ने या किसी सेलर ने के खिलाफ ऑलरेडी एक कंप्लेंट हो रखी है, किसी बायर ने कर रखी है, तो अब मैं उसी सेलर के पास मैं भी कुछ खरीदने चला जाऊं, तो क्या कोई ऐसी तरीका है, कोई ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे पता चल जाए कि हाँ इसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट ऑलरेडी हो रखी है, सो आई कैन बी अलर्ट? मतलब मेरे को पता है कि यार ये तो पहले ही धोखा दे क्योंकि इतने सारे लोगों से डील कर रहे हैं, हम तो सबको जानते नहीं हैं। ठीक है, सेलर आएगा मेरे पास, कहेगा कि क्या कहते हैं यार आप मेरे से ये प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, और अगर कोई ऐसा तरीका हो, कोई वेबसाइट ऐसी हो यूपी पुलिस की कि आप जाके वहाँ पे आदमी का नाम सर्च करें या फर्म का नाम सर्च करें और उसके नाम के कोई ऐसी कंप्लेंट निकल के आ जाए, तो मैं पहले अलर्ट हो जाऊंगा कि नहीं यार इस आदमी से नहीं लेना है भाई, ये तो पहले ही फंसा हुआ, ये पैसे फंसा रखा है इसने। देखिए, इस तरह का सर्च इंजन हम लोग के पास है। किसी भी व्यक्ति का नाम डालने पे उसके विरुद्ध कितने मुकदमे हैं वो हम पता कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी का भी उसके पास एक्सेस नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको किसी से कोई डील करनी है और आपको उसके बारे में मन में कोई डाउट है कि भाई ऐसा तो नहीं कि इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, आप संबंधित थाने में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, संबंधित अधिकारी से वार्तालाप करके उस आदमी के एंटीसीडेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस हमारे पास होता है, और ये सिर्फ बायर सेलर के मामले में नहीं, कई मामलों में होता है। सपोज आपने अपने यहाँ कोई टेनेंट रखना है या आपको अपने यहाँ कोई सर्वेंट रखना है, और आपको, चूँकि वो घर का आदमी है, आपको लगता है कि उसके एंटीसीडेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप वो सारी चीज़ें वेरीफाई करा सकते हैं। उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को, उसकी आम शोहरत को वेरीफाई करके
पुलिस डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आदमी सेफ़ है या नहीं है। ओके, तो मतलब हम किसी के लिए भी एक एप्लीकेशन लगा के पता कर सकते हैं कि इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट या वो तो नहीं? नहीं, इसके लिए ऑनलाइन भी तरीके हैं। ऑनलाइन भी आप अगर एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो बता दिया जाएगा। चलिए, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है सर, बहुत ही अहम जानकारी है। किसी को मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगी कितने फ्रॉड बिल्डर्स हैं जो जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, पुलिस कंप्लेंट, बट दे आर स्टिल इन द मार्केट एंड सेलिंग देयर गुड्स। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, अक्सर सुनने में आता है कि जो न्यूज़पेपर में मैं आए दिन पढ़ता रहता हूँ कि एक आदमी ने 2 नाम पे रजिस्ट्री करा दी। तो सर ये क्या केसेस होते हैं, या इसमें कुछ देखिए, ये बहुत कॉमन टाइप का फ्रॉड है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो भी एक्चुअली जो रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके पास ये जानने का कोई साधन होता नहीं कि ज़मीन के रिकॉर्ड्स उनके पास या उस तरह का कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होता है। व्हाट दे सी कि भाई ये आदमी बेचने आया है, ये आदमी खरीदने आया है, आपस में दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट है, पेपर्स सही हैं और दोनों साउंड माइंड के हैं, तो फिर वो तो बस स्टैम्प ड्यूटी चेक करते हैं, लेकर करके वो कर सकते हैं। जी। लेकिन अब जब से ये चीज़ें बहुत बढ़ने लगी हैं तो गवर्नमेंट में कोई शायद ऐसी स्कीम आई है, कोई ऐसी योजना बन रही है, समथिंग कॉल्ड लैंड पासबुक योजना, कुछ इस तरह से लैंड कुछ पासबुक बनाया जा योजना, रहा है। अच्छा, जी, जिसमें एक लैंड कितनी बार खरीदी गई, बेची गई, सारा रिकॉर्ड उसमें होगा। फिर इस तरह की बदमाशियाँ बंद हो जाएंगी। जी। नहीं सर, बहुत ही ये भी बहुत बढ़िया गवर्नमेंट का सराहनीय कदम है। सर, बीच में मैं अभी प्रॉपर्टी से हट के एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि सर मैं ना एक रोड पे, मतलब मेरा ऑफिस का एक ही रूट है, तो मैं उस पर आता जाता रहता हूँ। तो 6 महीने पहले मैंने वहाँ पे सड़क पे एक गड्ढा देखा। तो मैं तो खैर चलो सर गाड़ी से बच के निकल गया, पूरी सड़क स्मूथ है, वहाँ बीच में गड्ढा हुआ है। 2-3 बार मैंने ऐसा देखा है कि लड़की का पूरा मुंह एकदम खूनम खून उस सड़क किनारे बैठी थी, बिकॉज उसने क्या होगा, सडन ब्रेक मारे होंगे, ब्रेक मारा, पीछे से किसी वाहन ने उसे टक्कर मारी, उसके चोट लग गई। ठीक है, तो ऐसे सर हादसे हो रहे हैं अभी। न्यूज़पेपर में ये आता है कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट इन हादसों को कैसे कंट्रोल, ये तो सड़क की वजह से हो रहा है, पुलिस का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो सर क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है या कुछ ऐसी योजना है जो सरकार लेके आ रही हो कि भाई सड़क हादसे कैसे कम हो? नहीं, मैं आपको बहुत प्राउडली और बहुत हर्ष के साथ ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली, चूँकि ये पाया गया कि यूपी में सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या बाकी सारे मृतकों की संख्या से ज़्यादा है। यहाँ पे जो भी दंगे फसाद हत्याएं होती हैं उन सब का नंबर प्लीज़ अगर आप ऐड कर लें तो एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या उनको ओवर पावर करती है। अच्छा, तो इस बात को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अभी लाई गई है, जिसको हम लोग ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पे करीब 20 ज़िले चिन्हित किए गए हैं यूपी के, ओके, जहाँ पे सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सम ऑफ द नेम्स वुड बी प्रयागराज, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, इस तरीके से करीब 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे जो टॉप 20 ज़िले हैं जहाँ पे फैटेलिटी सबसे ज़्यादा है। गाज़ियाबाद इज़ नॉट वन ऑफ देम, बट फिर भी हम लोगों ने भी अपने डीजीपी साहब के निर्देश पे ये इस ज़िले को भी, चूँकि यहाँ भी एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं और ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ बिग डिस्ट्रिक्ट जी, हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है कि ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट्स में अपने लेवल पे भी हम लोगों ने उस पर काम किया है। हमने 2-3 रोड्स यहाँ पे चिन्हित किए हैं। अच्छा, जैसे आपका ये डीएमई रोड है, इस पे 3-4 थाने लगते हैं। नेशनल हाईवे 9 या फिर जो मसूरी पलखुआ रोड है, ये 3-4 रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे गाज़ियाबाद में होने वाली फैटेलिटीज़ का 70% चंक यहाँ मतलब होता है। तो ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर निर्देश ये मिले हैं कि वहाँ पे हम पहले तो एक सीसीटी जिसको बोलते हैं क्रिटिकल कॉरिडोर टीम, जहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर और उसके सहायतार्थ 3 या 4 कांस्टेबल लगाए जाएंगे जो एक्सीडेंट रिलेटेड इश्यूज़ को एग्जामिन करेंगे। उनके क्षेत्र में वो उस रोड पे जितने भी एक्सीडेंट होंगे जो उनके जुरिडिक्शन में होंगे, उन एक्सीडेंट्स के रीजंस को एग्जामिन करेंगे। वो एक्सीडेंट्स क्यों हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, कौन कौन से वाहन इन्वॉल्व थे, किस टाइम पे हुए, ये सारे वेरिएबल्स पे वो ये देखेंगे। वो एक धीरे धीरे वो एक पैटर्न निकलता जाएगा कि वहाँ एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। फिर उसके आधार पे जो भी उसका समाधान होगा वो निकाला जाएगा। कुछ
इश्यूज रोड इंजीनियरिंग को लेके हो सकते हैं, कुछ इश्यूज लाइटिंग को लेके हो सकते हैं, कहीं पे रोड बम्प की वजह से हो सकता है, कहीं पे गड्ढों की वजह से, पॉट होल्स की वजह से हो सकता है। देयर कुड बी सेवरल इश्यूज जो एक्सीडेंट्स कॉज करते हैं, और ऐसे एक्सीडेंट्स में मौतें भी होती हैं। उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके संबंधित विभागों को लिखा जाएगा। जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं उनकी विवेचना भी उन्हीं सीसीटी के इंचार्जेस के द्वारा की जाएगी, और तमाम विभागों को जब लिखा जाएगा उनको सचेत किया जाएगा, क्योंकि पुलिस हमेशा रोड पे रहती है, तो जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं वो पुलिस की निगाह में पहले आते हैं। तो अगर पुलिस उनको फ्लैग करे टाइमली टू द रेलिवेंट डिपार्टमेंट, तो उसका समाधान जल्दी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रात में पुलिस घूमती है तो उसको ये समझ में आता है कि कौन सा कॉरिडोर डार्क है और वहाँ लाइट न होने की वजह से समस्याएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो वो चीज़ें फ्लैग की जा सकती हैं। पुलिस के रात में घूमने से ये भी समझ में आता है कि कहाँ पे रात में कोई साइन बोर्ड उखड़ गया और जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस जल्दी फ्लैग कर सकती है, तो इसलिए सीसीटी का गठन किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ही समय में, चूँकि रिजॉल्व ये है कि हम लोग कम से कम समय में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम से कम कर सकें, तो इसमें सफलता मिलने की बहुत जल्दी गुंजाइश है, अगर इसको सीरियसली हम लोग परसू करें तो। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर ये तो गवर्नमेंट का। और ये देखिए गवर्नमेंट कितनी सजग है, कितने आप लोग कितनी मेहनत करते हैं और बोलते हैं कि भैया हेलमेट पहनो, रॉन्ग साइड मत चलो हाईवेज़ पे, फिर भी यंगस्टर्स जो हैं वो पता नहीं क्यों अपनी जान से जोखिम करके, उनके माँ बाप सफ़र करते हैं फिर पूरी ज़िंदगी, भाई जवान मौतें हो जाती हैं सर इस कारण से। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग में हर साल एक पूरा महीना नवंबर का डेडिकेट किया जाता है ट्रैफिक मंथ के तौर पे। हमने अभी तुरंत कंक्लूड किया है कुछ दिन पहले। उस महीने में पूरा का पूरा महीना ट्रैफिक पुलिस अवेयरनेस और एनफोर्समेंट पे फोकस करती है। तो अवेयरनेस के लिए इस बार हमारे जनपद में भी, जो आपका जनपद गाज़ियाबाद है, यहाँ भी लाखों की संख्या में यंगस्टर्स को एजुकेट किया गया है, उनको हेलमेट वितरित किए गए हैं सैकड़ों की संख्या में। उनको एनफोर्समेंट तो खैर चलता ही है, बट अवेयरनेस का प्रोग्राम और अवेयरनेस के लिए तमाम तरह के क्विज़ कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और इस तरह के जो भी इनकरेजिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और एसीपीज़ के द्वारा डिफरेंट स्कूल कॉलेज में जा कर के अवेयरनेस के प्रोग्राम किए गए हैं, लेक्चर्स दिए गए हैं, बच्चों को एजुकेट किया गया, ये सारी चीज़ें की गई। इसका परिणाम धीरे धीरे देखने को मिलेगा। आज हम जिन यंगस्टर्स को हम एड्रेस कर रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं, वो अपने घर में जाकर के इस बात को बताते हैं। एक बच्चा घर में 4 लोगों को सचेत करता है, और फिर जब वो बड़ा होता है, व्हेन ही बिकम्स अ डिसीजन मेकर, तो नेचुरली ही बिकम्स अ बेटर सिटीजन इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक अवेयरनेस एंड फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। तो इन सारी चीज़ों का असर होता है, बट इट टेक्स टाइम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। एक बात तो मैं आपको बता सकता हूँ कि गाज़ियाबाद में ट्रैफिक मंथ के बाद हेलमेट पहनने का रिवाज काफ़ी बढ़ गया है। आप दिस फॉर यू टू सी। नहीं सर, मैंने देखा है, मैं खुद भी नोटिस करता रहता हूँ आजकल। इनफैक्ट मैं बल्कि आज ही देख रहा था, सिहानी पुलिस चौकी के पास कोई सिपाही, जबकि वहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं था, बट ही वॉज टेकिंग, एक हेलमेट के बिना जा रहा था वहाँ से, तो उन्होंने उसकी फ़ोटो ले ली थी। तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि कम से कम आदमी के अंदर डर आएगा। भाई एक तो आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। नहीं, उस फोटो से उनका चालान भी उनके घर पे पहुंचेगा। अच्छा, इट इज़ जस्ट नॉट अ फोटो, वो बेसिकली चालान हुआ है उनका। हाँ, वो शायद वो No नंबर contact ही ले चालान, रहे थे जी, कि हाँ जी, कि इस नंबर के उसने शायद नहीं जी, पहना। जी। तो अच्छा सर, एक चीज़ मेरे दिमाग में जो जस्ट एक और पॉइंट आया कि पहले सर एक ये होता था कि ट्रैफिक पुलिस ने रोका, जैसे मैं भी 1-2 बार सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, उसने रोक लिया, और भैया तभी के तभी, पहले 3-4 साल पहले ऐसे होता था कि आपको अभी चालान भरना पड़ेगा, जो भी चालान बनता है। अब ऑनलाइन हो गया है, तो पहले ही होता था कि क्या कहते हैं, जेब में वैसे ही 2,000 रुपये पड़े हैं, ये ले जाएंगे, अब यहाँ चालान में देना पड़ेगा हमको। अब वो डर ही नहीं है, अब तो ये कि चलो ऑनलाइन आएगा, जब आएगा तो आरटीओ से जब कभी क्या बेचेंगे तब उसको भरना पड़ेगा। अभी एक चीज़ सर आ गया है, तो मेरा ये मानना है कि वापस से इसको ऑफलाइन कर देना चाहिए, तो लोगों को ना ज़्यादा डर लगेगा कि भाई जब पैसे देने पड़ेंगे, जब जिसकी जेब में 200 रुपये पड़े हैं, जब वो 200 रुपये दे के जाएगा, घर फ़ोन करेगा कि मेरी स्कूटर जो है वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पैसे नहीं लेके आएंगे, तो कम से कम सर डर आपको नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बढ़ेगा? नहीं, देखिए, वो एक्चुअली मैं आपको तो पुलिस का काम डराने का तो नहीं है। पुलिस का काम है सचेत करना और अपना एनफोर्समेंट करना। जी। अब जिस चालान की बात आप कर रहे हो, उसकी कई कमियां थी, उसमें कई दिक्कतें थी। कई बार होता था कि लोग
मौके पे खड़े होकर बहस कर रहे हैं। 1 घंटे में मुश्किल से आप 10 चालान कर पाते थे, क्योंकि 10 मिनट एक व्यक्ति लेता था आपको कन्विंस करने में, अपनी समस्या बताने में, या आपने किसी सक्षम व्यक्ति से आपकी बात कराने में। तो समय बहुत ख़राब होता था। फिर उसमें पुलिस की शिकायतें भी बहुत होती थी। लोग कहते थे कि साहब 500 रुपये का चालान, हमने तो 100 रुपये में भुगत लिया। तो कई तरह की शिकायतें होती थी। अब इस नो कॉन्टैक्ट चालान का फ़ायदा ये, ठीक है समय लगता है, चालान आपके घर पे पहुंचता है और पहुंचते रहते हैं चालान। अब उसमें एक चीज़ ये भी हो रही है कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ वार्निंग, जो चालान आपके पास आए हैं, फिर आपके लाइसेंस रिवोकेशन की कार्रवाई होने लगेगी। अच्छा। तो जब वो सब चीज़ें होने लगेंगी तो फिर लोगों को सचेत होना पड़ेगा। विदेशों में देखिए इसी तरीके से चालान होते हैं और लोगों को फिर भी डर होता है। तो ये नया सिस्टम है, लोगों को समझने में समय लगेगा, बट ग्रेजुअली उनको समझ में आएगा कि ये सिस्टम उस पुराने सिस्टम से ज़्यादा इफेक्टिव है। बिकॉज आपका अगर नहीं आप फॉलो नहीं करेंगे, आपका प्रतिदिन चालान हो सकता है। पहले क्या होता था, अगर आपका एक किसी ऑफेंस में चालान हो गया, उसकी रसीद आपने ले ली, अब वो रसीद बंदा लेके महीने भर तो घूमता रहता था, दोबारा कहीं पकड़ा जाता था तो बोलता था भाई तो देखिए ये रसीद अभी मैंने चालान कटवाया है। तो अब वो सब चीज़ें नहीं, अगर आपने ऑफेंस एक रिपीटेड ऑफेंस किया, महीने में 10 दिन किया, तो 10 बार आपका चालान होगा। अच्छा। हाँ ये था, पहले शायद ऐसा होता था कि वो वैलिड होता था कि उस ड्यूरेशन में आप कितने ही रूल तोड़ लीजिए, आपने एक बार चालान कटवा लिया। वैलिड तो नहीं होता था, लेकिन लोग उसको बता के निकल जाते थे। जी 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 जी। सर एक और क्वेश्चन है कि सपोज करिए किसी ने एक टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया और कुछ समय बाद पता चला कि ये तो गुंडा प्रवृत्ति का है, ना रेंट दे रहा है, ना घर खाली कर रहा है, तो उसमें कुछ पुलिस हेल्प कर सकती है सर? देखिए उसमें फोर्सफुल एविक्शन तो नहीं हो सकता जी। आपने नोटिस दिया, उसका एक एक्ट है, अर्बन सेटलमेंट का कुछ एक एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट या उस तरह से कुछ कहते हैं उसको। ठीक है। उसमें हमारे यहाँ एडीएम प्राधिकृत होते हैं इस तरह के इश्यूज़ को डील करने के लिए। तो आप जब उनकी शिकायत करेंगे कि भाई आप अब वो रेंट भी नहीं दे रहा है और बदमाशी भी कर रहा है और न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो उसको नोटिस देंगे और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसको फिर एडीएम के ऑर्डर के थ्रू उसको इन्फोर्स करके पुलिस उसको वहाँ से निकाल सकती है। बट एडीएम का ऑर्डर उसके लिए होना चाहिए, मतलब अच्छा। हम उसमें इन्फोर्सिंग अथॉरिटी होंगे। ओके। लेकिन हाँ, अगर आपके किसी टेनेंट का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी समझ में आता है तो उसमें पुलिस डेफिनेटली एक्ट कर सकती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो डेफिनेट सी बात है ये टेररिस्ट जिसने भी किया, ये लोग कहीं रुके होंगे, ठीक है। अब एज एन टेनेंट ही रुक गया होगा भाई, कहीं ना कहीं भाई मकान तो ख़रीदा नहीं होगा इन लोगों के पास, पता नहीं फंडिंग इतनी नहीं होती होगी। अब उसने कैसे भी करके जुगाड़ से कोई पेपर नकली वकली बना के, अब अगर किसी के यहाँ पे इस तरह का टेररिस्ट रुक गया है, ठीक है, और उसे पता ही नहीं है ही, मतलब पहले तो क्या, तो उनके लिए कुछ ऐसा कोई तरीका है कोई कि भाई उनकी कुछ गतिविधियों पे हम ध्यान रखें, पहला। दूसरा ये कि अगर कोई रुक गया है तो, और उसने ये जैसे उसने तो भाई सुसाइड बॉम्बर था शायद वो जी। तो पुलिस तो उसको पकड़ेगी कि भाई तेरे यहाँ क्यों रुका हुआ था। तो अभी इसमें मालिक का रोल क्या है, उसमें उसका क्या प्रावधान है कि वो कैसे बेचारा मतलब अपने आप को इनोसेंट कैसे वो फील कराएगा। और दूसरा ये सर, जो पहली चीज़ मैंने बोली कि कैसे हम इसको पहचानें कि ये आदमी भाई देश का दुश्मन है या कुछ इस तरह की चीज़, कैसे पता चले सर? देखिए आपने बहुत ही रेलिवेंट सवाल किया है और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जो भी आपके लिसनर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत एक टिकलिश इशू है और हम जानते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति कुछ भी हो सकता है जी। जैसे आपने अभी दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र किया, हमने अभी पिछले दिनों आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट हम लोगों ने भी टेनेंट वेरिफिकेशन अपने लेवल पे कराया। यहाँ पे कुछ ऐसे बस्तियाँ हैं जहाँ पे इस तरह से बाहरी लोग बहुत रहते हैं जिनके एंटीसीडेंट्स वहाँ पता नहीं, जो बहुत ही फ्लोटिंग टाइप की पॉपुलेशन है, वो 8-2 महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं। जो सेटल्ड इलाके हैं जहाँ पे लोग सालों से रह रहे हैं वहाँ तो ये समस्या नहीं आती, परंतु इस तरह की कॉलोनीज़ में जहाँ पे तमाम तरह के माइग्रेंट्स आकर रह रहे हैं, कब कौन कब आया कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता, उनका वेरिफिकेशन मैंने कराया था। लेकिन आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये ज़रूर लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब भी वो किसी टेनेंट को रखते हैं तो देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर टेनेंट वेरिफिकेशन। जो संबंधित थाना है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, थाने में जा कर के भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस टेनेंट का जो भी आपके पास डेटा है वो आप दे दीजिए।
उसके एंटीसीडेंट्स को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो पता करे कि वो व्यक्ति, उसके खिलाफ मुकदमे तो नहीं है, उसकी शोहरत कैसी है, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई टेररिस्ट तो नहीं है। अगर आपने ये वेरिफिकेशन कराने के बाद उस व्यक्ति को रखा तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो वेरिफिकेशन जो है वो एक हमें एप्लीकेशन को आप थाने में एप्लीकेशन देके करा सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे तो भी उसके वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी पुलिस की है, और संबंधित थाना उसको वेरीफाई करके, और अब तो चूँकि सारा रिकॉर्ड एक तरीके से हमारे हाथ में होता है, किसी भी ज़िले का मामला हो हम पता कर सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम और जो भी उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं तो उसको कीबोर्ड पर टाइप करके हम उसकी सारी एंटीसीडेंट्स निकाल सकते हैं। तो अगर लोग सिर्फ अप्लाई कर दें, इन्फॉर्म कर दें, बहुत लोग इन्फॉर्म भी नहीं करते, समस्या यहाँ है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि लोग इन्फॉर्म करें कि भाई हमारे यहाँ टेनेंट आया है, हम इसको रखना चाहते हैं, आप कृपया हमें वेरीफाई करके बता दीजिए, हम बता देंगे उनको। ओके, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं कोई पुलिसमैन आके घर पे, या कैसे होता है, या खाली पेपर्स पे? पेपर्स पे भी करेंगे, और यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपके रिक्वेस्ट पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। हमारा जो बीट पुलिस अफसर है आपके घर पे जाएगा, उसको फिजिकली भी वेरीफाई कर लेगा। ओके। अच्छा सर, अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में ही एक बिल्डर है, उनके यहाँ पे किसी ने अपना फ्लैट एयरबीएनबी पे दे रखा था। तो एयरबीएनबी आजकल क्या है, काफ़ी अच्छा एक पैसिव इनकम जनरेट करने का बहुत बढ़िया तरीका हो गया लोगों का। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हादसा हो गया। उसमें भाई वो लड़का शायद मतलब पार्टी वार्टी करके सुसाइड हो गया या मर्डर हो गया, व्हाटएवर। तो इसमें सर अभी जिसने दिया है एयरबीएनबी पे, ठीक है, या जिसने, तो वो उसके ऊपर कुछ चार्जेस लग सकते हैं? नहीं, अगर उन्होंने सही तरीके से सारा ये लिखा पढ़ी करके एयरबीएनबी को दे रखा है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एयर टाइट, तो उस लिहाज से तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनके एयरबीएनबी में अगर किसी व्यक्ति ने आके सुसाइड कर लिया तो उससे अगर उनका कोई कनेक्शन इन्वेस्टिगेशन में एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो देन ही हैज़ नथिंग टू वरी। अच्छा, तो अगर उसने प्रॉपर ये जो भी पेपर वर्क होता है या जो भी, अच्छा एयरबीएनबी पे सर मैं तो कभी रुका नहीं हूँ, एयरबीएनबी पे भी वेरिफिकेशन, जैसे होटल्स में तो आईडी कार्ड और ये सब ली जाती है एवरीवेयर। अच्छा, एयरबीएनबी पे भी होता ही है ये सब। ओके सर, ये फ्लैट्स में या प्लॉट्स पे ये ना इलीगल तरीके से अवैध कब्जे हो जाते हैं, तो सर इसमें क्या पुलिस का कुछ है रोल की? जैसा मैंने आपको बताया, देखिए अगर अवैध कब्जा हो रहा है तो कब्जे का मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी ज़मीन है और उस पर किसी ने ट्रेसपास कर लिया ज़बरदस्ती, दैट विल कम अंडर क्रिमिनल ट्रेसपास। उसके जो बीएनएस में जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो हम इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन ये वो ट्रेसपास की कैटेगरी में आना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी इस तरह का कोई ज़मीन से रिलेटेड विवाद हमारे सामने आता है तो हमारे पास जो एक बहुत बड़ा टूल है, देखिए पुलिस का रोल मैं आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पुलिस का रोल 3-4 जगहों पे होता है। पहला तो है प्रिवेंटिव, कि किसी ज़मीनी फसाद में झगड़ा ना होने पाए, वायलेंस ना होने पाए, उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग को लेने होते हैं वो हम लोग लेते हैं। अगर किसी को अरेस्ट भी करना हुआ प्रिवेंटिव मेजर्स में वो कर सकते हैं। दूसरा होता है कि कई बार लोग दोनों पक्ष आते हैं, आपस में उनका सुलह समझौता नहीं हो पा रहा है, दे वांट टू सिट डाउन एंड मेक एन एग्रीमेंट, तो वहाँ पे एक एडवाइजरी रोल भी पुलिस का होता है कि ठीक है आप बैठ करके आपस में बात कर लीजिए और उसको आप सुलटा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा होता है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट की अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से, या रेवेन्यू कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो किसी भी कोर्ट की तरफ से अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर आया है जो पुलिस के बगैर एनफोर्स नहीं हो सकता है तो पुलिस वहाँ जाकर के एनफोर्स सकती है। जैसे आपने कहा कि भाई अगर किसी के एविक्शन का ऑर्डर है तो पुलिस ही जाकर के उसको एविक्ट कराएगी। ओके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका होता है वो है इन्वेस्टिगेशन का, कि जब भी ज़मीनी विवाद में कोई क्रिमिनल एंगल समझ में आता है तो फिर पुलिस उसमें एफआईआर लिखने के लिए प्राधिकृत है। हम एफआईआर लिखते हैं आपकी कंप्लेंट पे, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसमें जो भी क्रिमिनल एंगल है उससे सूटेबल सेक्शंस को लगा करके हम अपनी चार्जशीट प्रेषित करते हैं। बट किसी भी सूरत में हम किसी की टाइटल डिसाइड नहीं कर सकते, हम कोई भी इस तरह से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मामले में हमारा कोई दखल नहीं है, वो चीज़ सिविल कोर्ट से ही डिसाइड होगी। हम ये ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं कि भी करंट पोजीशन किसका है। एक और हमारे पास जो पावर होती है वो 164 बीएनएसएस की तरह, जो पहले 145 सीआरपीसी होता था, कि यदि कोई कहीं पे कोई ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, ज़मीनी विवाद में शांति भंग की संभावना है, तो वे पुलिस की रिपोर्ट पर उसको हम लोग कुर्क
करना कहते हैं कि हम उसको फॉरफिट करके और फिर उसको सक्षम कोर्ट में हम प्रस्तुत करते हैं सारे फैक्ट्स। दोनों पार्टीज जाकर के वहाँ पे अपना दावा पेश करती हैं कि साहब ये ज़मीन मेरी है, दूसरी पार्टी भी कहती है ये ज़मीन मेरी है। फिर जो सक्षम कोर्ट है उसको डिसाइड करता ऑन मेरिट। बट फॉर द टाइम बीइंग पुलिस उसमें दोनों पक्षों को घुसने से रोकती है। अच्छा, तो वो हम सेक्शन जो अभी BNSS का सेक्शन है 164 हम उसको इन्वोक करते हैं। सर वैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को ना थोड़ी सी और पावर्स देनी चाहिए, बिकॉज जो चीज़ कई साल कोर्ट्स में चलता है, फिर वो इन्फोर्समेंट का ऑर्डर आता है पुलिस के पास, तो एटलीस्ट पुलिस कमिश्नर्स के पास तो ये पावर होनी चाहिए कि भाई अगर कोई कब्ज़ा है तो ये मेरा वो है। मतलब आप कैसा सोचते हैं, मैं अभी आपके विचार भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि सर कई लोग ना कई लोगों की पूरी पूंजी, ज़िंदगी भर की पूंजी लग जाती है एक प्लॉट लेने में, और उसे कोई भू माफिया आके, कोई दबंग आदमी आके कब्जा के बैठ जाए, और सर वो क्या है कि भाई वैसे तो मजबूत है ही है, दबंग है, तो ऑब्वियसली उससे आप वैसे ही नहीं खाली करा सकते। बट ऐसे में सर, क्योंकि पुलिस एक इज़ द ओनली डिपार्टमेंट जो 24/7 काम कर रहा है, जिसको मेरे को पता नहीं, मेरी बात हो रही थी किसी से तो कि कोई टाइम ही नहीं है भाई, छुट्टी का तो कोई टाइम ही नहीं है। अब ऐसे में आम आदमी की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ वो कहता है यार मैं कैसे मजबूत, जैसे आपने शुरू में बोला कि आप इसलिए आए क्योंकि आप को लगता था कि कमज़ोर की मदद कैसे करनी है। अब सर कमज़ोर तो बेचारा कोर्ट के चक्कर काट रहा है, अब उसको कोर्ट के चक्कर ना काट के आपको नहीं लगता कि ऐसी पावर मिलनी चाहिए पुलिस को इन स्पेशल केस? नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, लेकिन यहाँ पुलिस की पावर्स कम नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जैसा मैंने आपको बताया, अगर डिस्प्यूट में कहीं भी क्रिमिनलिटी का एंगल, जैसे आपने दबंगई का वर्ड यूज़ किया, दबंगई इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। अगर आप किसी को डरा धमका करके आपने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट। वो चीज़ प्रूव होनी चाहिए। अगर आपकी शिकायत में ये बात प्रूव होती है, देन इट बिकम्स अ पुलिस मैटर। ओके, या कोई आपको व्हाट्सएप पे अगर धमका रहा है तो दैट विल बी अ प्रूफ। कैसे किसी भी तरीके से अगर आपको धमकी मिल रही है तो वो अपने आप में एक क्रिमिनल एक्ट है और उसमें पुलिस जरूर इंटरवीन करेगी। हम कहाँ इंटरवीन नहीं कर सकते, वो मैंने आपको बताया। अगर कंप्लीटली सिविल नेचर का मैटर है कि आपने आपसी सहमति से कुछ किया है या कोई टाइटल का डिस्प्यूट है जिसके रिकॉर्ड्स भी हमारे पास नहीं होते, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते बिकॉज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर नॉट विद अस, तो उसको डिसाइड करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो पुलिस एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और स्पेशलाइज्ड कामों के लिए ही बनाई गई है, एंड विच इज़ वाई वी आर मोर इफेक्टिव। ओके, अगर हम हर तरफ हाथ पैर घुसाएंगे तो शायद हमारी एफिकेसी कम हो जाएगी, टाइम भी जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक ये हायरार्की लेवल मतलब कैसे डिसाइड होता है? जैसे कि अगर कोई SHO किसी को वो नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो एक आम आदमी उसके पास कहाँ, मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप उसके पास का क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो थोड़ा सा सर ये बताएंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह हायरार्की, हमारी हायरार्की जो है पुलिस की, तो स्टार्ट्स विद द कांस्टेबल। मतलब अगर हम नीचे से शुरू करें तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो कांस्टेबलरी का है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उसके बाद ACPs के बाद एडिशनल DCPs, मैं कमिश्नरेट के हिसाब से चल रहा हूँ जी, DCPs, उसके बाद एडिशनल DCP एंड कमिश्नर। ये कमिश्नरेट का हायरार्की लेवल है, ठीक है, जो हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है। स्टेट लेवल पे देखेंगे तो टॉप बॉस इज़ द DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उनके साथ उनके नीचे कई एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स हैं। हमारे कुछ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डिफरेंट जोन्स को हेड करते हैं। उनके नीचे IG रेंज या DIG रेंज होते हैं, और उनके नीचे फिर SPs होते हैं। SPs के नीचे एडिशनल SPs होते हैं। उनके नीचे सर्किल ऑफिसर्स होते हैं। सर्किल ऑफिसर्स के नीचे थाने होते हैं। ईच सर्किल ऑफिसर यूजुअली लुक्स आफ्टर 2 और 3 पुलिस स्टेशंस। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एक इंस्पेक्टर भी हो सकता है, अगर छोटा पुलिस स्टेशन है तो एक सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है। ओके, और फिर उसके नीचे हेड कांस्टेबल्स। दिस इज़ द हायरार्की। तो अगर किसी थाने में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप सर्किल अफसर के पास जा सकते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना है कि आप उसके बाद सीधा पहले सर्किल अफसर के ही पास जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। आप चाहें तो सीधा टॉप बॉस के पास भी जा सकते हैं, बिकॉज पुलिस में सारे अधिकारी बहुत एक्सेसिबल होते हैं। अच्छा, नहीं लोगों को तो लगता ही नहीं कि कमिश्नर साहब से तो मिलना नहीं, तो कहीं नहीं। ये आप देखिए, हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ प्रतिदिन लगी रहती है, और उसके लिए कोई प्रायर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ मैंडेट कि वो ऑफिस में टाइम पे बैठेंगे, और वो मैंडेट हम सब लोगों के लिए है। देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम पे हम लोग ऑफिस में बैठना है, और उस समय हमसे कोई भी आके मिल सकता है। और ऑफिस से उठने का कोई टाइम नहीं है, जब तक कि अंतिम व्यक्ति से आप मिल न लें जी, तब तक ये भी नहीं कि आप उठ के चले गए। अच्छा। तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल।
अच्छा, हाँ मैं आपके ऑफिस आया था तो मैंने देखा था काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा हाँ, तो सब बिना अपॉइंटमेंट। अच्छा पर हाँ, ये है कि लोगों के पास शायद बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्सेसिबल हैं कमिश्नर्स भी सारे। अच्छा, डीजीपी सर से भी एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल, है? हाँ बिल्कुल अच्छा, कोई लखनऊ जाए तो उनसे भी मिल सकता है बिल्कुल मिल सकता है। कि भाई मेरे को टाइम रिस्पॉन्स नहीं मिल उनके, रहा? चूंकि चूंकि वो टॉप बॉस हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं, जी। तो उनका भी एक टाइम स्लॉट होता है जिसमें कोई भी जाकर उनसे मिल सकता है। अच्छा, जी बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि भाई क्योंकि आम आदमी तो ये सोचता है कि एसएचओ काम नहीं कर रहा तो फिर आगे हम कहाँ जाएं, बट उनके लिए बहुत नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, लोगों को इन्फॉर्मेशन। पता नहीं है। और अब देखिए, ये भी है कि बहुत लोग चाहते हैं एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि भाई मैं किसी से कहलवा के जाऊंगा तो शायद हमारी ज़्यादा सुनी जाएगी। जैसी कोई बात है नहीं। आपकी बात अगर जेन्युइन है और आपके साथ सच में कुछ घटना हुई है, कोई हादसा हुआ है, तो पुलिस का हर अधिकारी आपको सुनने के लिए तत्पर और तैयार बैठा है। वाह। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि ये जो ज़मीनों के जो बंटवारे होते हैं इसमें बड़े झगड़े वगड़े हो जाते हैं और मतलब ये होता है खूनम खान भी हो जाते हैं, लोग पिटाई विटाई कर देते हैं एक दूसरे, जो पक्ष ज़्यादा मजबूत होता है वो ऑब्वियसली कमज़ोर की पिटाई विटाई कर देता है। तो इसमें भी कुछ पुलिस मदद कर सकती है कि भाई मतलब अगर झगड़ा ना होने से पहले कि भाई एक दोनों शिकायत करता या मतलब उसको लग रहा है कि भाई मेरे को थ्रेट लग रही है कि ये मेरे से मेरी पिटाई कर सकता है, वो आ गया पुलिस के पास कि जी ऐसा है, इसको आप यहाँ बुला लीजिए और जो भी बात करनी है मैं आपके सामने करूँगा, क्या ये पॉसिबल है लोगों के लिए? देखिए, हमारे यहाँ जो एक बीट सूचना का सिस्टम होता है, बीट के अधिकारी के पास इस तरह की छोटी मोटी सूचनाएं आती रहती हैं, बिकॉज वो ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे हमेशा घूमता रहता है। तरह तरह की सूचना उसके पास आती है। उसके पास जब भी ऐसी सूचना आती है कि किसी मामले में, इस तरह के किसी बंटवारे के मामले में झगड़ा हो सकता है, वो तत्काल इंटरवीन कर सकता है, दोनों पक्षों को बुला करके मामले को सॉर्ट आउट करा सकता है। जो मैंने कहा ना कि एडवाइजरी और मीडिएशन का जो रोल है, कि भाई आप झगड़ा मत करिए, आप सक्षम न्यायालय में चले जाइए, अपने टाइटल सूट को डिसाइड कर लीजिए, बंटवारा म्यूचुअली कर लीजिए, जो भी तरीका हो जो भी सकता तरीका हो, है, बेस्ट एडवाइस। बेस्ट एडवाइस दे सकता है। खून खच्चर मत करिए, ये सारी एडवाइस उसको दी जा सकती है। और बाकी लोग उसको कई मामलों में लोग फॉलो भी करते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज़ किसी ने एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे 10 लाख रुपए या कुछ भी एक अमाउंट दे दिया, एक्स अमाउंट दे दिया, और उसके बाद उसने वो ऑब्वियसली बाई चेक दिया, उसके बाद जब उसके पेपर्स चेक करे या कुछ पेपर्स में गड़बड़ निकली, ठीक है, अब जिसने पेपर्स में गड़बड़ कर रखी थी या जो सेलर था वो ये बोलता है, कहता है जी भैया मैं आपके पैसे नहीं दूंगा 10 लाख रुपए, आपको लेनी है तो यही लो वरना मत लो, ठीक है। और उस केस में क्या जिसने 10 लाख रुपए का चेक दिया है वो पुलिस स्टेशन आके उसके अगेंस्ट पे कुछ फ्रॉड 420 का क्यों नहीं कुछ कर सकता? अगर किसी सेलर ने, चाहे वो बिल्डर हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट दिखा करके आपसे पैसे ले लिए हैं, ठीक है, इट इज़ अ क्रिमिनल केस। ठीक है। इसमें निश्चित रूप से एक्शन होगा। और फोर्ज है कि नहीं है वो कैसे साबित वो होगा? तो देखिए, प्रथम दृष्टया फोर्स लगना चाहिए। हाँ। मतलब अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो यू शुड बी कन्विंस्ड कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट है। लेकिन उसको चेक करने के अपने तरीके हैं, फॉरेंसिक्स हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। अगर फर्स्ट हैंड ये लगता है कि आपके साथ किसी ने झूठ बोल करके फ्रॉडुलेंटली आपका पैसा ले लिया है, उसका क्रिमिनल इंटेंट था, तो मुकदमा लिखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स, जो सो कॉल्ड फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फॉरेंसिक्स होगी, उनकी जांच होगी। और अगर उस जांच में वो डॉक्यूमेंट्स फोर्स पाए गए तो फिर जो भी बीएनएस के जो 326, 27, 28 जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे। तो सर ये जो सेक्शंस होते हैं ये अवेलेबल होते हैं, नॉन अवेलेबल होते हैं? डिपेंड करता है। जो वैल्यूबल ऑफ फोर्जरी ऑफ वैल्यूबल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस। अच्छा, वो तो उसमें 10 साल तक की सज़ा है। अच्छा। हाँ, तो इट्स नॉन अवेलेबल। अच्छा सर, आजकल ना एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है कि सोसाइटीज़ में ऑब्वियसली बैचलर्स भी रहते हैं, कुछ सोसाइटीज़ अलाउड करती हैं कुछ नहीं करती हैं। अब बैचलर्स के ऑब्वियसली क्योंकि एक उम्र है उनकी और यंग यूथ एज में वो देखते नहीं हैं कौन डिस्टर्ब हो रहा है कौन नहीं हो रहा, वो अपना तेज गाने बजा रहे हैं, लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये 112 नंबर पे अगर हम कॉल करें कोई, तो क्या उससे कोई मदद मिलती है? बिल्कुल कुछ? मदद मिलती है, बिल्कुल मदद मिलती है। अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, अच्छा। ये यूपी में तो ये बहुत हम लोग इंश्योर करते हैं। देयर इज़ अ वेरी क्लियर मैंडेट सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको हम लोग यहाँ एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं कि डेसिबल लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड।
दिन के डेसिबल लिमिट्स अलग हैं, रात के अलग हैं। अच्छा। उस डेसिबल लिमिट्स को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो, और रात के 10 बजे के बाद तो और भी कम हो जाती हैं वो डेसिबल लिमिट्स, अगर आप उसको क्रॉस कर रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग पब्लिक न्यूसेंस। उसमें आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, आपके खिलाफ बीएनएस की धाराएं भी इन्वोक की जा सकती हैं, और जो इमीडिएट रेमेडी है वो जो आपने कहा 112 की गाड़ी को बुला करके हम उसको इमीडिएट रेमेडी भी दिलवा सकते हैं। दिलवा सकते हैं, ठीक है। सर एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पेट्स की, तो सोसाइटीज़ में ना ये कुत्ते हो गए हैं, और कुत्ते क्या हो तो डॉग्स जो है, डॉग लवर्स हैं, वो कुत्ता तो नहीं बोलूँगा सर, उनको बुरा ना लग जाए, तो जो डॉग लवर्स हैं, तो अगर किसी के डॉग ने किसी को काट लिया तो सर ऐसे में क्या कोई पुलिस की कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ कोई केस हो सकता है ओनर के खिलाफ? देखिए, अगर आप ये अगेन पब्लिक न्यूसेंस है। अगर आपने अपने, यू मे बी अ पेट लवर, बट एट द सेम टाइम जो आदमी पेट को लव करता है, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो नो एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करेंगे कायदे से। आपका पेट, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि सर्टन ब्रीड्स शुड नॉट बी टेम्ड एज डोमेस्टिक नो पेट्स। बट हमारे यहाँ जैसे देयर इज़ अ ब्रीड कॉल रॉटवेलर, कई कंट्रीज़ में वो बैन है, बट हमारी सोसाइटी में बड़े आराम से लोग लेके घरों में उनको लेके घूमते हैं। तो अब ये कुछ ऐसे पेट्स हैं जिनका मिजाज बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है, तो लेकिन लोग उनको भी लेके रखते हैं। तो हमारे यहाँ एक ये थोड़ी सी लैक ऑफ अवेयरनेस तो है कि भाई अगर हमको पेट रखना भी है तो किस तरीके से रखना है, उसके साथ क्या डिसिप्लिन पेट को सिखाना है और क्या डिसिप्लिन खुद में फॉलो करना है। जो लोग भी इस चीज़ को नहीं करते हैं, दे आर सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, और फिर नेचुरली उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। एंड हाउ स्ट्रिक्ट इट कुड बी? इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बट स्ट्रिक्ट इनफ। अच्छा, तो फाइन एंड पेनल्टीज आर आल्सो? बिल्कुल। ठीक है सर, एक ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज इवनिंग का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सर ये ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी और भी बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, तो इनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन होती है सर कि ये कंपनीज आपसे कराती हैं कि नहीं कराती? बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं, और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों पहले ही नोएडा में मैंने सुना था कि एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला के साथ बदतमीज़ी कर दी सुबह सुबह डिलीवरी। भाई इनका कोई टाइम तो है नहीं, तो 24 घंटे अवेलेबल है, तो क्योंकि सोसाइटी में वो एंटर कर जाएगा, एक एप्लीकेशन है माई गेट या और भी एक दो एप्लीकेशन है, उनके थ्रू आप अप्रूव कर दीजिए हो जाएगा। बट इनका वेरिफिकेशन कैसे होगा कि क्रिमिनल प्रवृत्ति का है कि नहीं है? देखिए, जो भी एम्प्लॉयर है, चाहे वो ब्लिंकिट हो चाहे जोमेटो हो जी, ये जिम्मेदारी उन पे आयद होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन कराएं, स्पेशली ऐसे एम्प्लॉयज़ का जिनका एक्सेस घरों तक है, ऑड आवर्स में भी है। आप भी जानते हैं कि ब्लिंकिट से लोग कभी भी सामान मंगा लेते हैं, जैसे आपने कहा जी, रात में भी आ जाता है, सुबह भी आ जाता है, जोमेटो से भी कभी भी आप खाना मंगा लीजिए। तो ऐसे लोग जिनका एक्सेस ऑड आवर्स में भी आपके घर तक है, ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन मस्ट है। इट इज़ अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, और मैं अगेन आपके पॉडकास्ट से ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी इस तरह के एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपने इस तरह के एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन ज़रूर कराना चाहिए। अभी तक ये बहुत प्रचलन में नहीं है, बट होना चाहिए सर, क्योंकि आम जनता के घर में एक्सेस मिल रहा है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉलिसी में होना ही चाहिए कंपनीज की। बिल्कुल। ठीक है सर, एक बड़ा लाइटर सा क्वेश्चन है कि पूरे गाज़ियाबाद का बोझ आपके कंधों पे है, ठीक है, तो कभी घर में मैम का हाथ बटाने का टाइम मिलता है आपको? ये महिला लिसनर्स हैं जो हमारी, वो जानना चाहेंगी कि एक आईपीएस ऑफिसर पूरे गाज़ियाबाद का कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को संभाले हैं, तो मैडम को कैसे टाइम दे पाते हैं? क्या उनके साथ कभी सर उनके लिए कभी खाना बनाया है आपने? मतलब मैं जस्ट एक पूछना चाहता हूँ, कुछ आप खाना बनाए हैं उनके लिए, कुछ मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं इस मामले में बहुत ही अनस्किल्ड हूँ। मैं ठीक से चाय भी नहीं बना पाता। लेकिन हाँ, जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जो मैं कर सकता हूँ वहाँ मैं ज़रूर मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। नेचुरली वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करती हैं कि मैं खाना बनाऊँ, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर मैं बना भी लूँ तो शायद वो खाना खाने लायक नहीं बन पाएगा। सर बट उसमें देखिए, आपने शुरू में बात करा इंटेंट देखा जाता है अपराधी का तो आपका इंटेंट तो है ना कि आप खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर उसमें नमक और उसका तो कोई सवाल नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर, बिकॉज मैं रिलेशनशिप कोच भी हूँ, कि
एक कोशिश तो सर करनी ही चाहिए सबको। नहीं नहीं, मेरे लिए भी एक इट्स अ वन ऑफ माय विशेस इन द बकेट लिस्ट कि मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा खाना बनाना सीखूं, और जब भी टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई माय हैंड्स ऑन दैट। मैं मेरे दिमाग में है ये बात। चलो सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक बस लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, ठीक है? आपको 1 वर्ड में ही आंसर देने हैं सारे। जी जी। ठीक है सर, दीवार का शशि कपूर या दबंग के सलमान खान? शशि कपूर। शशि कपूर। फेवरेट टाइम क्या है सर आपका? पोस्ट 10 PM। पोस्ट 10 PM। ओके। फेवरेट फूड? दाल चावल। दाल चावल। वेरी सर, जीन्स और ट्राउजर्स? आई प्रेफर जीन्स। जीन्स। बीच और हिल्स? हिल्स। हिल्स। सर, व्हाट इज ह्यूमैनिटी? Humanity is your capability to put yourself in somebody else's shoes and think like him. Great. So, one thing you want to change in your past? I should have been born a little stronger. अच्छा सर, शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी, व्हाट इज योर प्रेफरेंस टू इन्वेस्ट? I have no idea about both, but I think property is more secure. ओके। फेवरेट स्पोर्ट? Badminton. बैडमिंटन। एंड सर लास्ट, फेवरेट सॉन्ग? Any number from Kishore Kumar. सो कैन यू सिंग वन लाइन ऑफ एनी सॉन्ग, कोई भी सर आपको जो पसंद हो? अब मैं गाता तो नहीं हूँ, but सर कोई नहीं सर, एक लाइन हो जाए आपकी तरफ से। सर गाजियाबाद के जो दर्शक हैं वो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए, बहुत बढ़िया। ये शाम मस्तानी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया। थैंक्स अ लॉट। नहीं, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी वी हैड सच अ फ्रूटफुल डिस्कशन, बहुत जी अच्छा जी लगा। हाँ, लोगों को पसंद आएगा सर।